दोस्तों, हिंदी मीडियम का रिजल्ट हम लगातार गिरता हुआ ही देख रहे हैं, लेकिन अब और नहीं। दोस्तों, हमारी मातृभाषा हिंदी होने के बावजूद भी हम हिंदी मीडियम वाले ही क्यों पिछड़ रहे हैं? तो इसके जो रीज़न मैंने जानने चाहे, तब मुझे पता चला कि न्यूज़पेपर जो कि सबसे ज़्यादा बड़ा रोल इस एग्ज़ाम में निभाता है, वही हमारा रीज़न है ना सेलेक्ट हो पाने का। दोस्तों, जब भी यूपीएससी की बात आती है तो द हिंदू का नाम उसके साथ जुड़ता ही जुड़ता है, लेकिन हिंदी में वो उपलब्ध ना होने के कारण हम हिंदी वाले पिछड़ते जा रहे हैं। इसलिए मैंने द हिंदू के एडिटोरियल डिस्कशन का प्रोग्राम शुरू किया है। आप मेरा एनालिसिस देखकर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल डिस्कशन। दोस्तों, आज का द हिंदू एडिटोरियल है भारत की मिलेट्स क्रांति के लिए कार्य है। तो ये आपके यूपीएससी मेंस पेपर 3 जिसमें कि एग्रीकल्चर वाला पोर्शन है उससे रिलेटेड है। और आज के द हिंदू एनालिसिस में हम जानेंगे प्रसंग जो कि मिलेट्स है, भारत में मिलेट्स की स्थिति, मिलेट्स का महत्व, मिलेट्स का उत्पादन और खपत, तमिलनाडु के कोल्ली हिल्स ब्लॉक नमक्कन जिला की केस स्टडी, MSSRF की बाजरा परियोजना या फिर मिलेट्स परियोजना भी कह सकते हैं, सरकार द्वारा उठाए गए कदम, आगे का रास्ता यानी वे फॉरवर्ड, प्रीवियस एडिटोरियल का MCQ सॉल्यूशन, आज का एडिटोरियल बेस्ड MCQ। दोस्तों, ये आपके प्रीलिम्स में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, विश्व खाद्य कार्यक्रम, परंपरागत कृषि विकास योजना आदि से संदर्भित है। और मेंस पेपर 3 में मुख्य फसलें, देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न इस इकाई से संदर्भित है। तो लेख संदर्भ है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने 2023 को मिलेट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। ये आपके प्रीलिम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। दोस्तों, तमिलनाडु में मिलेट्स को लेकर एक क्रांति की गई है जिसकी वजह से खपत और उत्पादन दोनों ही बढ़ा है। तो इस वजह से ये लेख संदर्भ में आया है। मुद्दे पर अंतर्दृष्टि डालते हैं, देखते हैं प्रसंग जो कि मिलेट्स है। तो मिलेट्स क्या होता है? ये जलवायु स्मार्ट फसलें होती हैं, यानी कि इन पर ज़्यादा क्लाइमेट का जो जलवायु परिवर्तन का जो है असर आसानी से नहीं होता है, क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है और ये धूप को, गर्मी को सहने में सक्षम होती हैं। ये अनुपजाऊ मिट्टी में भी उग सकती हैं। इनमें जो मिलेट्स होती हैं इनमें बहुत पोषक गुण होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, फाइबर और माइक्रोन्यूट्रिएंट, एंटीऑक्सीडेंट। जो ये मिलेट्स होती हैं उनमें विशेष कृषि संबंधी विशेषताएं होती हैं, जैसे कि ये सूखा प्रतिरोधी होती हैं, यानी कि ये सूखे में भी उग सकती हैं। जहाँ ज़्यादा अच्छी मिट्टी नहीं है, गीली मिट्टी नहीं है, वहाँ पे भी ये उग सकती हैं। अर्धशुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त हैं। मिलेट्स जो हैं कठोर होती हैं, अन्य अनाजों की तुलना में ये अधिक कठोर होती हैं। जलवायु परिवर्तन के लिए लचीली होती हैं। तो जलवायु में जब परिवर्तन होता है उसके लिए इन पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि इन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है और चावल से 70% कम पानी की इन्हें ज़रूरत होती है। यानी कि 30% ही पानी जितना चावलों में लगता है उसका केवल 30% पानी ये लेती हैं। तो भारत में मिलेट्स के 2 समूह उगाए जाते हैं। तो जो प्रमुख मिलेट्स हैं या बाजरा भी कह देते हैं हिंदी में, उसमें ज्वार, बाजरा, रागी शामिल है। और जो लघु मिलेट्स हैं उनमें फॉक्सटेल, लिटिल बाजरा, कोदो, प्रोसो, बार्नयार्ड आदि ये शामिल हैं। तो ये आप नाम देख सकते हैं प्रीलिम्स की दृष्टि से। भारत में मिलेट्स की स्थिति जानते हैं। भारत ने मिलेट्स उत्पादन को पुनर्जीवित करने पर वैश्विक बातचीत का नेतृत्व किया। तो दोस्तों, भारत ने ही संयुक्त राष्ट्र को कहा था, यानी UN को कहा था कि 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष या अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में घोषित किया जाए। इसीलिए 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर के रूप में घोषित किया गया है। तो भारत पूरे विश्व में, हमारा देश बहुत बड़ा उत्पादक है मिलेट्स का। 2020 में पूरे विश्व में जो उत्पादन हुआ था मिलेट्स का, उसमें 41% भारत में हुआ था। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो है उसके हिस्से के रूप में भी मिलेट्स शामिल किया गया है। राज्य स्तर पर देखा जाए तो उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इन तीनों ने खाद्य सुरक्षा के लिए स्वदेशी फसल यानी कि मिलेट्स को पुनर्जीवित किया है। तो मिलेट्स का महत्व जानते हैं दोस्तों। खाद्य सुरक्षा में मिलेट्स का बहुत अधिक महत्व है। ये हमें क्योंकि बेहतर पोषण देती हैं, क्योंकि इनमें जो माइक्रोन्यूट्रिएंट और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं हमारे शरीर के लिए। और जो ग्रामीण महिलाएं हैं या छोटे किसान हैं उनके लिए ये पैदावार बढ़ाता है, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा पानी की या अच्छी मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। तो मिलेट्स का उत्पादन और खपत जो भारत में हो रहा है उसके बारे में डेटा है। ये आप डेटा मेंस के आंसर में डाल सकते हैं। कुछ पॉइंट्स आप डाल सकते हैं इसमें से, जैसे कि 2019-20 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS और एकीकृत बाल विकास योजना, स्कूली भोजन, इनके माध्यम से अनाज का कुल उठाव यानी कि जो उत्पादन हुआ था वो लगभग 54 मिलियन टन था। इसी प्रकार 2019-20 में पोषक अनाज, जिसे हम पहले मोटा अनाज भी कहते थे, का कुल उत्पादन 47.7 मिलियन टन था। तो इसका एक बड़ा हिस्सा मक्का था, जो कि एक गैर बाजरा फसल है।
जो मुख्य रूप से चारे के रूप में भी इस्तेमाल की जाती है, और अन्य बाजरा के साथ ज्वार, बाजरा और रागी का उत्पादन 18.9 मिलियन टन था। तो ये कुछ डाटा थे। तो मिलेट्स के जो कम उपयोग होता है, ये आपने देखा होगा हमारे यहाँ भी मिलेट्स का जो है खाने में उतना यूज़ नहीं है। उसकी वजह से क्या होता है, पीडीएस में बाजरे को हमें शामिल करना होगा जब इसका उत्पादन 50% से अधिक होगा। तो जब इसका उत्पादन ज़्यादा होने लगेगा तब हम इसे पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उसमें शामिल कर सकते हैं। और बाजरा अभी केवल कुछ ही राज्यों में खरीदा जाता है। ये केंद्रीय पूल में इसका जो स्टॉक है वो कम है, तो कम होने की वजह से ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में नहीं जा पाता है, और केंद्रीय पूल में भी ये इसका स्टॉक बहुत कम है। तो बाजरे की जो खपत है उसमें कुछ बाधाएं हैं। खपत यानी कि कंज्यूम करना या यूज़ करना। तो जैसे कि ज्वार जो है उसका उत्पादन गिर गया है, बाजरे का उत्पादन भी कम हो गया है, अन्य बाजरा जैसे कि रागी सहित अन्य बाजरा का उत्पादन भी बहुत कम हो गया है। तो इस वजह से खपत नहीं हो पा रही है, क्योंकि जब उत्पादन ही कम होगा, जब पैदावार कम होगी, तो फिर लोग कंज्यूम कहाँ से करेंगे। दूसरी चीज़, लोगों की जीवन शैली में भी काफ़ी परिवर्तन हुआ है, जिसकी वजह से लोग अभी मोटा अनाज या मिलेट्स उतना नहीं खाते हैं जितना पहले यूज़ होता था। तीसरी चीज़, भूमंडलीकरण के कारण भी हम देखते हैं, जैसे मैकडॉनल्ड्स हो गए या डोमिनोज हो गए, तो लोग वेस्ट की जो चीज़ें हैं वो खाना अब ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय अपनी स्वदेशी मोटे अनाज के। तो कोल्ली हिल्स ब्लॉक, नमक्कल जिला, दोस्तों ये नाम है तमिलनाडु में एक हिली एरिया का नाम है कोल्ली हिल्स ब्लॉक, और ज़िले का नाम है नमक्कल। तो ये आपको याद रखना है कि ये तमिलनाडु में है। तो ये जो तमिलनाडु में एक भौगोलिक क्षेत्र है जो कि अनुसूचित जनजाति द्वारा बसाया गया है, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है और थोड़ा जंगल का क्षेत्र है। तो यहाँ पे जो परिवार हैं वो अनुसूचित जनजाति के हैं, और इन्होंने कृषि का एक क्षेत्र बना रखा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 1990 के दशक के मध्य से भारत में पोषक अनाज के क्षेत्र में तेज़ी से गिरावट आई है। तो ICAR के अनुसार आप डाल सकते हैं कि 1990 के दशक के बाद से हमें मोटे अनाज में या मिलेट्स में गिरावट देखने को मिली है। इसी प्रकार 1980 के दशक में 41 मिलियन हेक्टेयर से 2017-18 में 24 मिलियन हेक्टेयर तक का उत्पादन हुआ है। यानी कि पहले जो उत्पादन 41 मिलियन हेक्टेयर इतने ज़्यादा एरिया में, लैंड में होता था 41 मिलियन हेक्टेयर में, उसकी जगह अब 2017-18 में ये रिकॉर्ड किया गया कि केवल 24 मिलियन हेक्टेयर पर ही उत्पादन हो रहा है। तो एकदम आधा हो गया, पहले 40 पे होता था, अब 24 ही रह गया। तो MMSRF यानी कि MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, उसने एक मिलेट्स परियोजना शुरू की जिसके 3 उद्देश्य थे। तो स्थानीय बाजरा किस्मों में फसल विविधता को संरक्षित करना, दूसरा उद्देश्य था बाजरे के उत्पादन और खपत को बढ़ाना, और तीसरा उद्देश्य था किसानों की आय को बढ़ाना। इन 3 उद्देश्यों की वजह से उन्होंने एक परियोजना शुरू की। तो भूमि उपयोग में परिवर्तन के क्या कारण हैं? बाजरे की कम पैदावार होती है, यानी मिलेट्स की कम पैदावार होती है, तो इस वजह से उन्होंने कुछ अपना प्रोजेक्ट जो चलाया, उससे क्या हुआ कि जो उत्पादन है वो ज़्यादा होने लग गया, और जो समय ज़्यादा लग रहा था वो भी कम यूज़ होने लग गया। तो बाजरे का जो प्रोसेसिंग है वो पहले महिलाओं द्वारा हाथ से किया जाता था, लेकिन अब उसकी जगह उन्होंने मशीन्स यूज़ की। तो उन्होंने मशीनों का जो है यूज़ करके उसकी पैदावार को बढ़ाया और समय उससे कम लगा, और ये जो कम इसका प्रचार था उसका प्रचार किया गया, एडवर्टाइजिंग की गई इसकी मिलेट्स को, जिससे ज़्यादा लोग खाएं, उसे कंज्यूम करें, तो उसकी भी इसमें मार्केटिंग की गई। तो MMSRF की जो ये परियोजना थी, इसने कैसे हस्तक्षेप किया, उपज बढ़ाने का इसने प्रयास किया, वो कैसे कैसे किया वो देखते हैं। तो इसने उन्नत बीज लिए, यानी अच्छे हाई यील्डिंग जो वो होते हैं सीड्स, वो लिए, नई कृषि पद्धतियों को अपनाया, नई तकनीकों को अपनाया, सामुदायिक बीज बैंक को, स्थानीय बीज प्रणालियों को संरक्षित किया, यानी कि जो सीड्स बैंक होते हैं वहाँ पे इनके सीड्स को सुरक्षित रखा, उन्हें स्थापित किया, और फसल कटाई के बाद मशीनरी को यूज़ किया। स्वयं सहायता के जो समूह होते हैं वहाँ पे छोटे पैमाने पर जो यांत्रिक यानी टेक्नोलॉजिकल मिल्स होती हैं उनका यूज़ किया, क्योंकि पहले ये काम जो होता था मिल का वो हाथों से होता था, लेकिन अब इसकी जगह मशीन ले ली, तो जिसकी वजह से काम ज़्यादा होने लगा और जल्दी होने लगा। तो इसकी जो ट्रेनिंग दी गई, जो इसमें काफ़ी सारी नई पद्धतियाँ आई, उसकी ट्रेनिंग कोली हिल्स एग्रो बायोडाइवर्सिटी कंजर्व्स फेडरेशन, इसने प्रशिक्षण दिया यानी ट्रेनिंग दी, और सभी गतिविधियों पर निगरानी रखी। तो आप ये नाम याद रख सकते हैं, हो सकता है प्रीलिम्स में पूछ लिया जाए। तो रेडी टू कुक उत्पादों को कोली हिल्स नेचुरल फूड्स लेबल के तहत इसकी मार्केटिंग की गई, बाजार में इसे बेचा गया, जिसकी वजह से इसका उत्पादन तो बढ़ा ही और कंजम्पशन भी बढ़ा। तो सरकार द्वारा कुछ कदम उठाए गए हैं कृषि के क्षेत्र में, ये आप चाहें तो अपने आंसर में 2-4 कोई भी जो आपको याद रह जाएं वो लिख सकते हैं। पहला है परंपरागत कृषि विकास योजना, जो कि जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देती है। दूसरा है
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जो कि बेहतर जल उपयोग को बढ़ावा देती है। तीसरा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, घर ले जाने वाला राशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, समेकित बाल विकास सेवाएं और अन्य उपाय जैसे कि चावल का फोर्टिफिकेशन करना, बेहतर स्वास्थ्य और स्वच्छता पर ध्यान देना। तो आगे का रास्ता यानी वे फॉरवर्ड जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस डेली मिलता रहे। तो MS स्वामीनाथन इसने सुझाव दिया था, ये जो फाउंडेशन है, कि मोटे अनाज के स्थान पर पोषक अनाज का प्रयोग किया जाना चाहिए। जब तक उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि नहीं होती है तब तक बाजरा यानी मिलेट्स खाने के लिए हम प्रोत्साहन नहीं दे सकते, तो उत्पादन में वृद्धि की जानी चाहिए। 2021 में एक रैपिड सैंपल स्टडी की गई थी, जिसमें कि पता चला था कि हर उम्र के लोग महीने में 9 दिन बाजरा या मिलेट्स खाते हैं। तो ये आप सैंपल स्टडी का डाल सकते हैं अपने आंसर में। 15 साल पहले एक और अध्ययन से पता चला था कि 39% जो परिवार हैं वो नियमित रूप से मिलेट्स का सेवन करते हैं। मिलेट्स को उनके पोषण मूल्य के कारण पूरक भोजन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। बाजरे का उत्पादन हमें बढ़ाना होगा और खेती के क्षेत्र में जो गिरावट आ रही है उसको कम करना होगा, यानी खेती का विस्तार करना होगा। वैज्ञानिक इनपुट अपनाने होंगे, संस्थागत जो कमियां हैं उन्हें ठीक करनी होंगी, वित्तीय प्रोत्साहन देना होगा और अन्य कई समर्थन देने की ज़रूरत है। तो इसके लिए भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों को आगे आना होगा। इसमें विशेष रूप से कर्नाटक और उड़ीसा ने बाजरा मिशन भी शुरू किया हुआ है। पर्याप्त सार्वजनिक समर्थन बाजरे की खेती को लाभदायक बना सकता है, तो इसलिए सार्वजनिक समर्थन की भी ज़रूरत है। PDS के लिए आपूर्ति सुनिश्चित कर सकता है ये, और अंततः आबादी के एक बड़े हिस्से को पोषण संबंधी लाभ प्रदान कर सकता है। तो मिलेट्स के लिए कुछ कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, जिसके बाद हम ज़्यादा पोषण युक्त अनाज लोगों को दे पाएंगे। तो ये आज का एडिटोरियल था। जानते हैं अभ्यास प्रश्न। हाल के दिनों में कुछ फसलों पर जोर देने से फसल पैटर्न में कैसे बदलाव आया है? बाजरे के उत्पादन और खपत पर जोर दें। तो ये UPSC 2018 का क्वेश्चन है। 200 शब्दों में लिखकर आपको 10 अंक के हिसाब से प्रैक्टिस करनी है। जानते हैं प्रीवियस एडिटोरियल का MCQ सॉल्यूशन। दोस्तों ये एडिटोरियल बेस्ड जो MCQ था ये आपके इस वाले संपादकीय विश्लेषण से था, डॉलर के आधिपत्य का मुकाबला करना। तो आप चाहें तो ये वाला संपादकीय विश्लेषण देख सकते हैं, लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। करेक्ट आंसर D है। वर्तमान में विश्व में डॉलर का अत्यधिक प्रचार प्रयोग है, परंतु धीरे धीरे अनेक देश अपनी करेंसी का इस्तेमाल करती हैं और डॉलर की निर्भरता कम करने का प्रयास कर रही हैं। डॉलर के इस आधिपत्य को कम करना ही डी डॉलराइजेशन कहलाता है। तो आज का एडिटोरियल बेस्ड MCQ जान लेते हैं, जिसका संदर्भ है भारत का भूजल प्रशासन बेहतर स्थिति में है। अगर आपने ये एडिटोरियल नहीं देखा है तो देख लीजिए, लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत सबसे बड़ा भूजल उपयोग करता है। यह देश के पीने के पानी का लगभग 80% और सिंचाई की 2/3 ज़रूरतों को पूरा करता है। तो सही विकल्प का आपको चयन करना है। A में है केवल 1 सही, B में 2 सही, C में 1 और 2 दोनों सही, या D में दोनों गलत। तो अपना आंसर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों आज की PDF का पासवर्ड मिलेट्स है, तो आप PDF चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।